हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। देश बना है जिस मिट्टी से उसकी हिस्सेदारी हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो है नीलोत्पल मृणाल जी। अगर ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो जो बिहार फॉर बिगिनर्स पे जो म्यूजिक आता है ना, जो इंट्रो आता है जिसको तुम लोग इतना पसंद कर रहे हो, वो सर ने ही लिखा है, सर ने ही गाया है। अगर सार्थक भाई को मौका मिल जाए कि यहाँ पर नागराज सांप को बिठा के भी उसकी प्रशंसा करनी हो तो भी ये कर लेंगे। मैं जब अपने दोस्तों से बोला ना कि मैं जा रहा हूँ बिहार, अबे बिहार में क्या करोगे, कहाँ परेशान हो जाओगे, संभल के रहना, चोरी हो जाएगी, ये वो। आप गए कहीं तो चोरी का सामना हुआ? नहीं, बिहारी गाली की तरह यूज करते हैं, अरे ये बिहारी भैये है। दूसरी तरफ यही मीडिया या यही बहस जो मुख्य धारा की है वही कहती है हर 10 माह IAS है बिहारी। आपने जो किताबें लिखी हैं, आपने जो गाना गाया, उसमें आपने बिहार के पलायन पे बहुत लिखा है, बात की है। उद्योग लगाना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। उद्योग को सुरक्षा देना, लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। अफसोस की बात यह है कि बिहार को कभी कोई ऐसा सरकार नहीं मिला जो बिहार को बदलने के जिजीविसा के साथ लगी। बाहर जो इमेज बनी हुई है वो यही बनी है कि बिहार से जो आदमी आएगा वो वर्किंग क्लास का होगा। आप लेबर किसको मानते हैं? जो धनिया बेच रहा है और जो गुड़गांव में लैपटॉप लेके काम कर रहा है, कौन कौन लेबर? आप किसको मानते हैं लेबर? आज भी होता है कि दोस्तों के बीच में अगर दारू पी के नाचना है तो गाने लगाएंगे हम लोग निरहुआ वाले। मुझको आप सुनाइए वो गाना मैं नहीं सुनूं। वो दारू पी के बना रहा है, दारू पी के लिख रहा है, लोग दारू पी के नाच रहे हैं। अगर आपने उसको नहीं रिसीव किया होता, इनकी दुकान बैठ जाए। प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचना है आपका? प्रशांत किशोर जी का विजडम है कि दारू हम जैसे ही सरकार बनेगा दारू ओपन कर दो, दारू के टैक्स से ही चलाओगे राज। 75 साल में यही प्रगति की हो कि जो राज दारू नहीं बेचेगा वो बर्बाद हो जाएगा। मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो है नीलोत्पल मृणाल जी। इनका इंट्रोडक्शन दूं उससे पहले तुमने इनका काम देख लिया है। अगर ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो जो बिहार फॉर बिगिनर्स पे जो म्यूजिक आता है ना, जो इंट्रो आता है जिसको तुम लोग इतना पसंद कर रहे हो, वो सर ने ही लिखा है, सर ने ही गाया है। नीलोत्पल जी अपने आप को प्राइमरीली एक राइटर बोलते हैं। इसके बाद बिहार के फोक म्यूजिक बहुत गाते हैं। आप रंगमंच पे जाएंगे, सम्मेलन पे जाएंगे तो वहाँ परफॉर्म भी करते हैं। एंड प्राइमरीली जैसा मैंने कहा एक ऑथर भी हैं और बिहार के को अच्छी तरीके से समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज़ जो हम बिहार के बारे में जो इस कॉन्वर्सेशन से अभी हम लोग बात करेंगे वो ये कि जो बिहार का पॉप कल्चर है, जैसे बिहार के गाने हैं, जैसे बिहार का लोकगीत है, उस पर बात करने की कोशिश मैं करूंगा कि कैसे वो जो बिहार का लोकगीत शुरू हुआ था, एक गाना, एक नीलोत्पल मृणाल वर्जन ऑफ बिहार लोकगीत और एक लहंगाई उठाई दे रिमोट से जो आप सुन रहे हो। पर उसके अलावा नीलोत्पल जी बहुत समय तक बिहार में रहे हैं। ये एक्चुअली UPSC की भी इन्होंने तैयारी की थी और UPSC में 2014 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। जब जो CSET की परीक्षा थी वो जैसे चल रही थी, जो उसमें लॉज थे कैसे वो स्टूडेंट के लिए अनफेयर थे, उसको लेकर 2014 के टाइम पे जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे कांग्रेस के टाइम पे, तब इन्होंने उसको लेकर प्रोटेस्ट किया था मुखर्जी नगर में। उसके बाद से इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे इन्होंने गाने गाए हुए हैं। आप इनको यूट्यूब पर सर्च करोगे तो इनका काम आपको देखने को मिल जाएगा। और आई हैव हैड अ ग्रेट प्लेजर टुडे टू टॉक टू हिम। तो बस सर पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं इस चीज़ को बिल्कुल सबके सामने बोलना चाहता हूँ कि आपका जो म्यूज़िक है उसने हमारे पूरे सीरीज में मतलब कहते हैं ना 4 नहीं 5 चांद लगा दिए। पहले तो ये बात है कि भाई आदमी अगर काबिल हो सामने वाला तो वो किसी की भी प्रशंसा कर सकता है। मैं तो फिर मोटा मोटी आदमी हूँ जिसको 2 पैर 2 हाथ है। अगर सार्थक भाई को मौका मिल जाए कि यहाँ पर नागराज सांप को बिठा के भी उसकी प्रशंसा करनी हो तो भी ये कर लेंगे, ये बोलते हुए कि चमचमाती चमड़ी के स्वामी। आज मैं कई दिनों से दूध लेके बैठा हुआ था कि कोई नाग चमचमाता हो मेरे ऑफिस आए। आज ये जब सीढ़ियों से उतर रहे थे मैंने इनसे कहा कि कुछ इंटरव्यू कर लेते हैं, तो अपने जीभ पर जिह्वा की कटोरी लेकर अपनी चाल से हाथी का पसीना छुड़ा देने वाले मैं नीलोत्पल जी या नागराज जिसको भी मंच पे बुलाता हूँ कि आएँ और डसें, तो आप ऐसा भी इंट्रो दे सकते हैं। एक बात तो है, आप में राइटर दिखता है, यही से सारा घपला पैदा हो रहा है। मैं भी कई बार देखता हूँ कि जो लोग लिख रहे हैं वो किताबों में हैं, कुछ बाहर कुछ हैं, जो मंचों पर कविताएं सुना रहे हैं वो वहाँ पर कितने ज़हीन हैं, कितनी वैचारिकी अपनी कविताओं में लेके आ रहे हैं, लेकिन जैसे सीढ़ियों से उतरते हैं पेमेंट ढूंढने के लिए आयोजक, उसके बाद वो पता नहीं क्या हो जाते हैं। तो ये मुझे भी ये बात ढूंढनी है कि आप कैसे इस तरह के द्वैत के साथ रह सकते हैं, ये बात तो है। तो मुझे लिखना है अगर सार्थक भाई, तो इसके लिए कुछ अलग से कोई विशेषता नहीं होती है।
आप जो देखते हो, जैसे ऑब्जर्व करते हो, जैसे आप बोल रहे हो, आपको वैसे ही लिखना है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए अलग से कोई क्राफ्ट होता होगा, बस इसलिए मैं आपको ऐसा दिख रहा हूँ। पर एक क्राफ्ट, क्योंकि सर मैं भी ना जो अपना संडे शो करता हूँ, जो सटायर करता हूँ, उसका मैं राइटिंग भी करता हूँ, ऋषभ भी वहाँ पे लिखता है इस चीज़ पे कि लेखक, जैसे आपने कहा ना, अगले क्राफ्ट नहीं होती, बट एक एक्सपीरियंस तो आता है जो आपका काम होता है। अगर आप लिख सकते हो कि बा से बिहारी, हा से हमेशा, ला से हम रा से हम रंगदार हैं, तो आपने बिहार को एक तरीके से समझा है, एक्सपीरियंस किया। बिना एक्सपीरियंस के कैसे लिख लोगे आप? तो ये आपका, मैं कह रहा हूँ, आपका हम्बल नेचर है, आप कह रहे हो अरे नहीं हमको तो राइटिंग है। ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ। क्राफ्ट का मतलब ये कह रहा हूँ कि जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं, जो भी आप देखते हैं, उसको जब तक आप शिद्दत से अनुभव में नहीं लाएंगे तो फिर वो नहीं निकलेगा। मैं तो यही कह रहा हूँ। मतलब आप आयातित ईंधन से अपनी गाड़ी नहीं चला सकते हैं, अपना इंजन नहीं गर्म कर सकते हैं। ये जो कलात्मकता है, इसका ईंधन भी आपके भीतर से आता है। सर पहला एक चीज़ है, मैं आपको, क्योंकि आपने जो किताबें लिखी हैं, आपने जो गाना गाया, उसमें आपने बिहार के पलायन पे बहुत लिखा है, बात की है। एक आपको इंस्टेंस बताता हूँ। पिछले साल जब हम लोग 2024 में यात्रा कर रहे थे, तब मैं बिहार आया था। तो बिहार आया और बिहार का हमेशा से पलायन मुद्दा था, और तब मैं पहली बार बिहार आया था। ये 2024 की शुरुआत की बात है, और हम लोग जब गए वहाँ पे, तो हमको दारू तब भी बैन थी। वहाँ गए, 2-3 हमको लोग मिल गए जो वहाँ दारू पिए हुए थे, और उनसे पूछ रहे हैं तो वो कुछ भी बोल रहे हैं। एक चीज़ समझ में आई कि वहाँ पे जब वो बखेड़ा खड़ा हो गया, तो वहाँ पे एक लड़का आता है, उससे बात होती है, और उससे मैं पूछता हूँ कि क्या करना है, तो वो बोल रहा है भैया आप देखो ये आसपास क्या चल रहा है, कौन यहाँ पे रुकना चाहेगा, यहाँ पे कौन, यहाँ पे बस आदमी मजदूरी करता है, नौकरी है नहीं, दारू पीता है, परेशान होते हैं, और इसके चक्कर में जो मेधावी लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं। उसने ये, उसका एक तरह से समरी थी बोलने की। मैंने वो वीडियो डाली। वीडियो में मैंने टाइटल डाला कि बिहार, अब उसका जो तरीका था बोलने का, एक सेंटेंस मैंने डाला कि बिहार जहाँ से सबसे ज़्यादा लेबर क्लास आता है, क्योंकि माइग्रेशन, पलायन सबसे ज़्यादा है, और बाहर जो इमेज बनी हुई है वो यही बनी है कि बिहार से जो आदमी आएगा वो वर्किंग क्लास का होगा। तो वहाँ पे बहुत लोग ऑफेंस ले गए, और आज भी ये होता है। अभी हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे थे कि जो, अगर आप बाहर से आते हो, अगर आप बिहार से हो, तो एक जो बिहारी इमेज बन गई है ना, मैं वो समझना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी भी जब मैं अपना कॉलेज का आपको बताया कि अगर बोल दो किसी से कि हम बिहार से हैं तो उसका बन जाता है। वो इस हद तक हो गया कि मैंने खुद देखा है, जो बिहारी व्यक्ति भी है वो भी अपने आप को बिहारी बोलने में थोड़ा सा कतराता है। इसको थोड़ा सा समझा कि जब पंजाब में है, पंजाब हो, हरियाणा हो, वहाँ तो मतलब एक तरह से बिहारी गाली की तरह यूज़ करते हैं, अरे ये बिहारी भैये हैं। उसमें यूपी को भी लपेट लेते हैं थोड़ा कि अरे ये बिहारी भैये हैं, ये यूपी से आए, ये भैये हैं, भैये, ये खासकर महाराष्ट्र में बहुत चलता है। तो ये क्यों है कि जो एक आइडेंटिटी है, एक स्टेट आइडेंटिटी है, वो बाकी लोग समझ नहीं पा रहे? ये कहाँ से आया कि मराठी तो गाली नहीं है, या मराठी पे तो इतना नेगेटिव कॉन्नोटेशन नहीं है ना, गुजराती पे तो नहीं है, बिहारी पे क्यों आ जा रहा है वो? नहीं, देखिए ये प्रश्न इतना ऑब्जेक्टिव नहीं है, और इस प्रश्न के बहुत समाजशास्त्रीय मायने हैं। एक तो बात है, और दूसरा इसका एक अर्थशास्त्रीय जटिलता भी इस प्रश्न में है। आप जिसको कह रहे हैं कि लेबर क्लास बिहार से निकलता है, तो लेबर क्लास, आप लेबर किसको मानते हैं? जो धनिया बेच रहा है, या जो आपके घर में ईंट लगा रहा है, मजदूरी कर रहा है, और जो गुड़गांव में लैपटॉप लेके काम कर रहा है, कौन कौन लेबर, आप किसको मानते हैं लेबर? मेरे ख्याल से लेबर का जो कॉन्नोटेशन है वो यही है, दिहाड़ी मजदूर, जबकि गलत है। मतलब मैं भी लेबर ही हूँ, आप भी लेबर, सब मैं लेबर। वही कह रहा हूँ। ये एक सांस्कृतिक उलझन है लोगों के दिमाग में कि जो लोग लैपटॉप लेके जा रहा है, फुल पैंट पहन के, बेल्ट टाइट किया हुआ है, वो अपने आप को मालिक समझ रहा है, और जो बेचारा सर पे ईंटा लिए हुआ है उसको लेबर समझ रहा है। तो ये एक सांस्कृतिक बढ़त लेने की जो बेचैनी है शहरी जीवन को, ये बिहार को लेबर मानता है। और इसी बेचैनी ने बिहार की उस पीढ़ी को जो पढ़ लिख के आईएएस बन गई, आईपीएस बन गई, या एक समृद्ध जीवन जीने लगी, उसको इसने अपने मोहल्ले में, अपने लपेटे में लिया, और बताया कि तुम सांस्कृतिक रूप से बड़े हो गए हो, इसलिए तुमको पिछली पहचान छुड़ा लेनी चाहिए। और इसका कारण था कि हमारे जो सफल लोग बिहारी थे, उन्होंने अपनी भाषा छोड़ी, अपना पहनावा छोड़ा, और धीरे धीरे संस्कृतिकरण के ब्लैक होल में जाकर समा गए, जहाँ वो अपनी पहचान खो चुके हैं। मैं मजदूरी करना या लेबर को लेबर के सेंस में उस तरह से नहीं देखता हूँ जैसे कोई सांस्कृतिक रूप से सर्वोच्च खुद को समझने वाला क्लास देखता है। ठीक है, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट नाम है नौकरी करने वालों का, नौकर नाम में लिखा हुआ है, जिसको आप आईएएस बोलते हैं। नौकर शाही, देखिए नौकर वाला अपना क्या व्यवस्था किया, इसमें एक शाही पनीर जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा क्रीम और चीज़ इसमें बिखेर देते हैं,
तो ये क्या है, ये सांस्कृतिक लड़ाई है जो सुविधा संपन्न लोग और सुविधा के लिए अपने अवसर ढूंढते लोगों के बीच की लड़ाई है। इसमें बिहार शामिल है। आप अगर दक्षिण भारत में जाएंगे वहाँ मराठियों के लिए ऐसा बोला जाएगा, ठीक है ना। हम लोग भी बहुत, हमारे समाज में ऐसा माना जाता है, बिहार में आप जाइएगा कि गुजराती और मारवाड़ी को मत बसने दीजिए, ये लोग ठग होता है। तो हमारे लिए गुजराती शब्द ही ठग का शब्द है। आप जैसे गुजराती बोलेंगे तो लोग बोलेगा कि ठग होगा, ये तो भागेगा, रातें लोटा लेके निकल जाएगा, ये इससे सावधान रहना। कई ऐसी बस्तियां हैं जहां ये बोला जाता है कि गुजराती को नहीं बसने देना, मारवाड़ी को नहीं बसने देना। तो इसका क्या मतलब है कि हर गुजराती ठग है, हर मारवाड़ी बिजनेस करने वाला ठग है? ये बिहार का अपना समाजशास्त्रीय विश्लेषण है। उसी तरह से बिहारी के बारे में जो समाज बोल रहा है कि बिहारी एक गाली है, ये उसका अपना समाजशास्त्रीय समझ है। मुझे इस समझ से प्रॉब्लम ये है कि न बिहारियों को ये सोचना चाहिए कि गुजराती ठग ही होता है, उसी तरह से ठीक बिहारी के बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए कि बिहारी जो भी होता है वो तो एक अनपढ़ और दिहाड़ी ही होता है। दूसरी तरफ यही मीडिया या यही बहस जो मुख्य धारा की है वही कहती है कि आईएएस में हर 10वां आईएएस है बिहारी। तो फिर बिहारी को डिमोरलाइज क्यों होना पड़ता है? कि जो सफल बिहारी है, मैं उससे अपील करता हूँ, दिक्कत सफल बिहारियों के साथ है कि जब वो सफल हो जाते हैं तो वो अपनी पृष्ठभूमि से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और हमारा प्रतिनिधि कौन है? जो रिक्शा चला रहा है, वो अपनी भाषा में बात कर रहा है। 2 रिक्शा वाला भी आप जाइए नोएडा में, भोजपुरी में या मैथिली में या अपनी भाषा में बात कर रहा होगा। तो आपको लगता है कि अच्छा बिहार के चूंकि प्रतिनिधि यही है, बिहार का प्रतिनिधि अभी कौन है जो 500 मिलियन गाना में जिसका भोजपुरी गाना चल रहा है, तो आपको उसी का बिहेवियर बिहार समझ में आ रहा है। रिप्रेजेंटेशन कैसा? रिप्रेजेंटेशन आपको लगता वही है। जो बिहारी क्रिकेटर है वो नहीं बोल रहा है भोजपुरी में, जो बिहारी हीरो है अब बोलना शुरू किए हैं, पहले वो भी बोलने से डरते थे, लेकिन बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि नई पीढ़ी जो बिहारियों की है वो अपनी पहचान नहीं छुपा रही है, वो सांस्कृतिक रूप से भी अपनी संस्कृति पर गौरव करने का अभ्यास करने लगी है। इसलिए अब माथा पर गमछा डाल के एक पूर्वांचली आपके सामने बैठा हुआ है। ये बिना सोचे मैं आपके स्टूडियो आया था कि आप सूट कोट में होंगे कि पैंट में होंगे। मैं तो कैब में बैठा और इसी तरह से उतरा हूँ। मैंने यहाँ भी डाला, गमछा नहीं निकाला बैग से कि अब यहाँ बांध लूँगा, यहाँ कोई हंसेगा नहीं, ये बात है। तो ये सांस्कृतिक लड़ाई इतिहास के हर कालखंड में होती है। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरा आपसे बात करने का पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि बिहार को एक कहते हैं ना, एक उस इंसान के पर्सपेक्टिव से समझूं जो बिहार से ही आता है, जिसने जो बिहार को समझता अच्छी तरीके से है और जिसने बिहार को एक तरह से ना एक राष्ट्रीय पटल पे रखा है। अब मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं समझ रहा हूँ, सब तो होता ही है बातचीत में, अब एक दूसरे का बीच में करना ही है। क्योंकि मैं जब अपने दोस्तों से बोला ना कि मैं जा रहा हूँ बिहार, 1 महीने बिहार घूमूंगा, वहाँ जाके एक्सप्लोर करूंगा, और जब मैं बाकी स्टेट्स भी जाता रहता हूँ, तो जब बोला कि अरे नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, अरे भाई वहाँ तो बहुत बढ़िया है, वहाँ तो बहुत सफाई है, वहाँ तो वाटरफॉल है देखना, वहाँ अरे मैं गोवा जा रहा हूँ, गोवा घूमोगे तुम, महाराष्ट्र जा रहा हूँ, अरे महाराष्ट्र जा रहे हो, मुंबई जाओगे। एक कहते हैं ना, एक पॉजिटिव तरीके से वो मेरे को बोलते थे। बोला बिहार जाएंगे, अबे बिहार में क्या करोगे, वहाँ परेशान हो जाओगे, संभल के रहना, चोरी हो जाएगी, ये वो। तो एंड यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिहार की जनता, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अगर आप बाकी इंडेक्सेस में भी देखो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, अगर बिहार का पॉवर्टी रेट है, पर कैपिटा है, तो कहीं ना कहीं बिहार एक राज्य है जो पीछे तो रह गया है। तो एज अ बिहारी योरसेल्फ आप जब देखते हो, एंड आप मेरे ख्याल से आप तो मुझसे उम्र में भी बहुत बड़े हो, आपने पीछे से बहुत देखा है, क्या वो वजह रही जिससे बिहार विकास के मामले में बाकी स्टेट्स के मुकाबले, ऐसा नहीं कि भाई बाकी भी बहुत समृद्ध कर गए, थोड़ा पीछे रह गया? नहीं, अगर वो इंडेक्स देखिएगा तो मुझे नहीं लगता कि सबसे आखिरी में बिहार है। ये अब राजस्थान वगैरह निकालिए, शिक्षा उच्छा में पीछे है। पर कैपिटा में बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ये वो भी मुझे करंट का डाटा नहीं अगर ख्याल, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि बिहार से नीचे भी राज्य है। हाँ, फिर भी मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा, आप बिहार से आए तो आपको कैसा लगा वो सब जो बाकी धारणाएं? मुझे तो बहुत अच्छा पर कैपिटा अगर हम छोड़ दें, अगर हम प्रति व्यक्ति आय अभी छोड़ दें, अगर हम थोड़ी देर के लिए अर्थशास्त्र की किताब बंद कर दें, तो वहाँ का समाजशास्त्र वो कैसा लगा आपको? मुझे लगता है बिहार की जो हिस्ट्री है आधे लोगों को पता ही नहीं है। मतलब बिहार का अगर आप देखोगे कि वहाँ नालंदा हुआ करता था, वहाँ पे बोध गया है, फर्टाइल लैंड भी है, हर फैक्टर बिहार में जो है, इनफैक्ट हिंदी हार्टलैंड का हार्ट है वो, हर फैक्टर अच्छा है। और यही चीज़ मैं नहीं समझ पाया उसमें कि तो यही चीज़ आपको उस दोस्त को पहले पकड़ना है और ऐसी तरह से कुर्सी पर बिठाना है और कहना है कि अरे बबलू तुम हमको काहे गुमराह कर रहा था रे, तुम्हारा चाचा को मारा है को बिहारी थप्पड़, किसका बदला तुम ले रहा था, काहे गुमराह कर रहा था, तुम गया है बिहार? तो कहेगा नहीं भैया। कहा तो चल हम तो घूम के आए, सब झूठ काहे बोलता है।
उसको एक्सपोज करिए और अपनी बात को आप रखिए। सरकार के नाकामी का ठिकरा बिहार के समाज पर थोड़ी फोड़ा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, है ना? मैं वही बोल रहा हूँ। मैं यही कर रहा हूँ। और प्रति व्यक्ति आय किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। उद्योग लगाना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। उद्योग को सुरक्षा देना, लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। बिहारियों ने अपने जंगल काट के थोड़ी बेचा। मैं गंगा बिहारी जी का पानी नहीं वही करा, बिहारियों ने नहीं सुखाया। देखने बौद्ध गया के मंदिर नहीं टूटे ना, जैन का पारसनाथ झारखंड में सुरक्षित है ना। अब सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की बात है। अफसोस की बात यह है कि बिहार को कभी कोई ऐसा सरकार नहीं मिला जो बिहार को बदलने के जिजीविषा के साथ लगी रहे। मैं कह रहा हूँ, एक समय में अपराध था बिहार में, था तो अपराध बिहार में था, तो हमको आप ऐसा ना समझिए कि बिहार भारत के और राज्यों में हमको रात में निकलने में हम बहुत स्वर्ग महसूस करते हैं और वहाँ हत्याएं नहीं हो रही हैं। आप अपराध का ही रिकॉर्ड निकाल लीजिए, इसी साल का निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बिहार अपराध में अगर कहीं है तो उसकी तुलना में दूसरे राज्य कहाँ है, दूर नहीं है ना। लेकिन वही बात है कि राजनीति का चरित्र ऐसा है। अब खुद देखिए, एक नई पार्टी भी आई है, वो खुद कह रही हो बिहार को इतना बिहारी पलायन कर रहा है। भाई जनसंख्या है बिहार में, जिसके पास जनसंख्या है वही देश में निकल के आपके लिए काम करेगा। गोवा का आदमी क्यों आएगा बिहार में, वही दारू बेच ले रहा है। पर लोकल अपॉर्चुनिटीज भी तो नहीं है। लोकल अपॉर्चुनिटी है, आपको कहाँ लगा? आपको बिहार का कोई गांव सुनसान मिला क्या कि घर में ताला बंद है? नहीं, मेरा कहने का मतलब कि जैसे ये तो मैं खुद वहां के लोगों से बात किया हूँ, कह रहे हैं हम भैया पलायन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है। और जब मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि बिहार पिछड़ा है, मैं बिहार नौकरी नहीं है, ये बिहार की समस्या केवल नहीं है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप देखिए, बिहार को टापू की तरह अगर उसका विश्लेषण करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और बिहार को इस बात के लिए चिंता भी नहीं है कि उसका विश्लेषण भारत से अलग होता है। नौकरी की समस्या उत्तर प्रदेश में भी है, नौकरी की समस्या वैकेंसी की मध्य प्रदेश में भी है, जाके देखिए। छत्तीसगढ़ के युवा परेशान है, राजस्थान के युवा परेशान है। लेकिन सबसे ज्यादा माइग्रेशन इसलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या है दोस्त। आपके पास जनसंख्या नहीं रहेगा, जाएगा के? अब परसेंटेज के हिसाब से भी देख लो, परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज जनसंख्या से ही निकलेगा ना, मैं ये कह रहा हूँ। पॉपुलेशन से ही जनसंख्या से ही परसेंटेज निकालिएगा ना। नहीं, क्यों? अब जैसे यूपी की पॉपुलेशन 50 है, मैं ये कह रहा था कि कहीं जनसंख्या 100 है, हाँ, कहीं 200 है, हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 100 में 50 लोग पलायन किए, हाँ, और 200 में आप कह रहे हैं 110 पर पलायन कर गए, तो उसका परसेंटेज ज़्यादा है, आप यही कह रहे हैं? एक तरह से, हाँ, एक तरह से यही आप कह रहे हैं, ठीक है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि जब उद्योग नहीं है वहाँ, और जब उद्योग नहीं है, उसके पीछे के भी बहुत सारे कारण ये भी हैं कि मुंबई की तुलना में या साउथ इंडिया के वैसे तुलना में जहाँ समुद्र के किनारे जो भी स्थान है, वहाँ की तुलना में व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सब तो बिहार को नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है ना। अब बात है कि फिर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप होना चाहिए, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और सरकारों ने उद्योग जो लगाए उसको सुरक्षा नहीं दिया, ठीक है। तो इसका एक हिस्सा है जो इसके कारण वहाँ से निकला। लेकिन चूंकि सबसे ज़्यादा बिहारी जाते हैं पलायन करने, इसका कारण ये है मूल कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, ये सबसे बड़ी बात है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है। अब जो आपने बोला ना, मैं आपको यहाँ तो एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये है कि जब मैं बिहार बोलता हूँ ना, तो मैं बिहार की जनता नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिहार की सरकार और वहाँ का स्टेट मशीनरी बोल रहा हूँ। कि जैसे आपने बोला ना कि वो इंडस्ट्री लगा दी तो बचा नहीं पाए, या वो अच्छी बिहार को अच्छी सरकार नहीं मिली इतने सालों में, तो क्यों? मतलब क्या ऐसा क्योंकि सारे राज्य एक साथ आज़ाद हुए? नहीं, सारे राज्य एक साथ हुए, वो बात सही है, लेकिन अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने नीतीश कुमार को देखा पिछले उनके टेन्योर में, जब वो पिछली बार थे तो उन्होंने बदला कुछ, बिहार बदला, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया। अब आप पटना में जिस तरह से घूम रहे हैं, नहीं घूम सकते थे शायद 10 साल पहले, हो सकता था 10 साल पहले आप हो सकता था वैसे नहीं घूमते, तो उन्होंने किया। नीतीश कुमार का क्रेडिट है। नीतीश कुमार के बारे में आप नहीं कह सकते कि वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, उसका नाम का घोटाला बताइए, ये आप कह सकते हैं, एक अच्छा मुख्यमंत्री मिला। लेकिन वही है, अब 10 साल अपनी विजन के साथ उस आदमी ने जो काम किया वो दिखता है आपको। पटना पुलों का जाल दिखेगा पूरे पटना में, ओवर ब्रिज का, मुझे नहीं लगता 20 शहर में इतना ओवर ब्रिज का जाल कहीं है, वो पटना में है। आप देखिए मतलब एक संकरे गंगा जी के किनारे के शहर को किस तरह से अगर प्लान करके बनाया जा सकता था, कर रहे हैं वहाँ लोग। लेकिन उसके बावजूद भी ये बात सही है कि बिहार को एक ऐसी सरकार की ज़रूरत थी जिसके पास ये जिद हो कि हम बिहार को बिहारियों के हाथ से संवारने की कोशिश करेंगे। ये बात है, ये जो सच है सच है, इसको छुपाने की कोई बात नहीं है। इसमें कोई मेरा ईगो हर्ट नहीं होना है कि हम बिहारियों पर ऐसे बात कर ले हैं, आप मुझे बोल रहे तो मैं आहत हो जाऊंगा, नहीं है। ये अफसोस है कि बिहार को ऐसी सरकार मिलनी अभी बाकी है, ये बात तो है। बर्थ डेट क्या है आपका, मतलब ईयर? 25 दिसंबर 84।
84 से मैं मान चलता हूँ कि 90 का दशक भी फिर आपने देखा है और फिर आपने नीतीश का भी टाइम देखा है। अगर आपको एक तरह से ना किसी नॉन बिहारी को अगर या फिर अदर स्टेट का या अपने बिहारी को ही जो उतना जवान है अभी, अगर आपको समझाना है कि क्या पिछले 30 साल में कैसा रहा, लालू राज कैसा रहा, नीतीश ने क्या किया, और अगला अगर प्रशांत किशोर है तो उनमें आपको अच्छी खामियां क्या दिखती हैं? प्रशांत जी को भी अलग रखते हैं, जो लोग राज कर चुके हैं उन पर बात करेंगे तो नीतीश कुमार ने बिहार में नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री अभी तक नहीं हुआ है। और अब जो नीतीश कुमार की हालत है कि अगर वो मुख्यमंत्री होते हैं तो बिहार बिना मुख्यमंत्री का राज हो जाएगा, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, वो मानसिक रूप से अस्थिर है और अब वो स्वास्थ्य लेकिन सबने अभी कुछ ऐसा कोई सब दबी दबी आवाज में बोल रहे हैं, सबको जैसे तुमको भी पता है हमको भी पता है बट जग जाहिर नहीं है, ऐसी बात है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि मैंने लोगों से बात मतलब वो नहीं है, उनके वो स्थिति नहीं है। आप अब नीतीश कुमार को देख के वोट नहीं दे सकते हैं, नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है, ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बताइए लालू जी के बारे में बताइए। नहीं, लालू जी छोड़ दीजिए, बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री हुए मैं कह रहा हूँ उनमें सबसे बेहतर नीतीश कुमार है। एक ऐसा आदमी जो बिहार बदलने की चाहत थी, उसने बिहार बदला। बिहार में जो आप सड़कें देख रहे हैं, बिहार में जो बिजली की पहले स्थिति थी जो अब ठीक हुई है, तो वो सब नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया, ये एक बड़ा काम है। अब ये कहना कि वहाँ लोग दारू पी रहे हैं इसलिए नीतीश कुमार की शराबबंदी को आप फेल नहीं कर सकते। गुजरात में भी दारू पी रहे हैं, दांडिया में ऐसे ही डंटा नहीं बज रहा है, खाली लस्सी पी के नहीं बजता है। गुजरात में बंद है दारू ना, तो हम गुजरात चल के आपको दारू पी के दिखा दें, मिलेगा ना। हाँ, लेकिन आपने उदाहरणों में सुना है कभी किसी कवि या किसी सटायर वाले के चुटकुले में गुजरात का दारू, बिहार का दारू उसके चुटकुले में आ जाता है? अच्छा, इसमें बाय द वे मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मैं अपने आप को जोड़ूंगा। हाँ, नहीं यही मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो गुजरात का दारू लीकेज नहीं आता है चुटकुले में, बिहारी आ जाता है। क्या आ जाता है? क्योंकि बिहार का सफल लोग अपना चेहरा बिहारी के रूप में बताने से डरता है, इसीलिए आप हिम्मत कर लेते हैं। गुजराती कैसे कर लीजिएगा, मोदी जी गुजरात से हैं, आपको लगेगा कि बिहार से लालू जी हैं, तो ये किया जा सकता है। यही जो आपने बोला ना कि बिहार का जो सफल लोग है वो अपना डरता है, क्यों? यही तो मैं कह रहा हूं कि बिहार के सफल लोग सांस्कृतिकरण में अपने को, देखिए बिहार एक ग्रामीण राज्य है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। एक कृषि आधारित राज्य, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं कह रहा हूं चूंकि सरकार ने वहां के कृषकों के लिए कुछ नहीं किया, तो वहां की उपज का जो लाभ उनको मिलना चाहिए था और एक शहरी जीवन जो जी सकते थे वो वहां नहीं है। लेकिन शहरी जीवन नहीं जीने के पीछे एक और कारण है कि बिहार में ग्रामीण जीवन मुख्य रूप से सहज करता है लोगों को, ठीक है ना। इसका कारण केवल सुविधा का अभाव नहीं है कि हम मजबूरी में वहाँ गांव में रहते हैं, गांव में भी सुविधाएं आ जाती तो भी हम गांव में रहेंगे। मतलब हमको शहर अगर बुलाएगा तो भी हम गांव में रहना पसंद करेंगे। एज ए बिहारी हमको ऐसा लगता है, गांव मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं है, मेरा चयन है। मैं अभी भी जाता हूँ गांव में मैं गांव में ही रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं भागलपुर में, शहर में या पटना में फ्लैट लेके रहूँ, नहीं, मेरा मन है भाई। ये एक बिहारी का मानसिकता है, वो गाँव में रहना चाहता है, नहाएगा ऐसे सरसों लगाएगा बगीचा में, लुटा रहेगा खटिया पर, ये मेरा कल्चर है। अब इस कल्चर को लेकर डिमोरलाइज अगर हो रहा है सफल लोग, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? लुंगी पहन के नंगे बदन बगीचा में सरसों तेल लगा के बैठ के लगाना, ये मेरे संस्कृति, ये मेरी सहज संस्कृति का हिस्सा है। और वहीं गोईठा पर लिट्टी पका के खाना, अगर इसको करने में अगर मेरे बिहार का कोई सफल व्यक्ति असहज हो जाता है तो उसके दिमाग में सांस्कृतिक पिछड़ेपन का बीज बोया गया है, उससे उसको ही मुक्ति पानी है। इससे सरकार मुक्ति नहीं दे सकती है, ना मैं और आप दे सकते हैं। और आपको लगता है कि सफल व्यक्ति चूंकि बिहारी बनने और बताने से डरता है, इसलिए बिहार का मजाक आप उड़ा ले रहे हैं। नहीं तो दारू गुजरात में भी लीकेज है, बिक रहा है। उड़ता पंजाब बिहार, उड़ता बिहार नहीं बना था फिल्म, ड्रग्स से पंजाब परेशान था। ड्रग्स से सबसे ज़्यादा युवा बर्बाद हुए पंजाब के। लेकिन आप वहाँ अभी किसी भी फिल्म के डायरेक्टर को बोलिए फिल्म बनाने, तो वो अपहरण और ड्रग्स और दारू पर बिहार में फिल्म बनाता है, क्योंकि उसको भाषा लुभाती है, उसको बड़ा रोचक लगता है। क्योंकि 10 मुंबई में बैठे हुए बिहारी भी कहते हैं मैं आपको बताता हूँ बिहार कितना गंदा है। ये आत्मविश्वास तो लाना होगा उनको, खुद से अंदर से उनको जागना होगा। इसी चीज़ पे अभी हम लोग थोड़ा सा मतलब जब इंटरव्यू शुरू हुआ उसके पहले बात कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे सरों में कि पंजाब में भी फ्लड्स आए और बिहार में भी आए। पंजाब के जब फ्लड्स आए तो बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट वहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ थे, सिंगर्स थे, वहाँ के या NRI भी कह लो, जो बेसिकली पंजाबी लीनिएज के हैं, हेरिटेज के हैं, उन्होंने आके पंजाब के बारे में बहुत बात की। उन्होंने पंजाब पे डोनेट किया एंड अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ किया बोलने के लिए कि भाई पंजाब जाओ। आपको बिहार का कोई फिगर ऑन नेशनल लेवल मिला नहीं जो बोल रहा हो कि भाई नहीं मिला ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि सफल लोग कहाँ हैं? बिहार वहाँ है, बिहारी कहाँ है? यही तो मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मान लिया गया कि बिहार को बाढ़ की आदत है,
वो बाढ़ का पानी पिएगा, बाढ़ में तैरेगा और फिर किनारे लग के पानी झाड़ के खड़ा हो जाएगा। हमने बिहार के लिए हमारे पास सोचने की फुर्सत नहीं है कि बाढ़ वहाँ पे हर साल आता है। बिहार में बाढ़ से जितनी तबाही होती है पूरे देश में सबसे ज़्यादा तबाही। कोसी को शोक की नदी कहा जाता है। आप कोसी के किनारे का कटाव देखिएगा तो दहल जाइएगा। किसकी नदी, किसकी नदी? कोसी नदी जो है। शोक आपने बोला? शोक मतलब दुख। अच्छा ठीक, शोक की नदी। शोक की नदी उसको कहा जाता है। तो आप अब सोचिए, आप जाएंगे बिहार में, जब दूल्हा जाता है बारात लेके जहाँ जिस लड़की के घर बारात में, अगली बार जब उसको पहुँचाने जाता है तो वो घर वहाँ नहीं मिलता है। यानी बारात जनबासा जो है अलग जगह पर, और जब गौना में जाता है तो भूगोल बदल चुका होता है। ये है बिहार। नाव पर पूरी ज़िंदगी लदी रहती है और लहरों पर तैरती है। ये है बिहार। लेकिन उसी लहरों पर अपना संतुलन बना रहा है तो वो बिहारी अपनी जिजीविका से बना रहा है। लहरें तो उनको हर बार डुबाना चाहती है। और यही मैं कह रहा हूँ कि जो सफल बिहारी थे, बिहार के बड़े बड़े उद्योगपति इस देश में हैं, उन्होंने कहा कि बिहार फ्लड के लिए कभी होता था, 5-10 साल पहले होता था कि ये लोग करते थे। अब चूंकि बस वही अब आदत में शुमार हो गया है। आप बिहार का मीम बनेगा। अभी छठ में जब जाएंगे ट्रेन भर भर के लोग तो इस पर चुटकुला बनेगा, मीम बनेगा। कई यूट्यूब चैनल वहाँ पर करेंगे अभी रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग भी करेंगे तो लाइक के लिए। देखिए किस तरह से लटक के बिहारी इंजन में चिपक के जा रहा है। इंजन गर्म होने के कारण बिहारी चिपक भी गया है, रास्ते में गिरेगा भी नहीं। बनाएंगे सब, जो मुझे लगता है बहुत गलत है। क्योंकि अगर बिहार से आदमी को बाहर, चलो एक पॉइंट के लिए अगर मान भी लेते हैं सबसे ज़्यादा माइग्रेशन है, पलायन है, अगर वो जा भी रहा है भर भर के, तो उसकी गलती कौन जाता है, कौन चाहता है कि वो ऐसे भर के उस जाए? तरह दुख से जाए, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। अब बताइए, ट्रेन चलाना क्या बिहारी की जिम्मेदारी है कि सरकार की जिम्मेदारी है? और सरकार में भी केवल बिहार सरकार की है कि केंद्र सरकार की भी है? आप बताइए। आपको पता है ये ट्रेन्स में इन लोगों ने अभी लगभग पिछले 4-5 साल में धीरे धीरे करके जो नॉन एसी कोचेज हैं, स्लीपर और जनरल, कम कर दिए हैं, एसी कोचेज बढ़ा दिए हैं। ये तो अच्छा है, लेकिन रेट तो गिरा है। एसी कोच गरीब को काहे नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन रेट काहे नहीं गिराता है? मसला ये है। एसी कोच बढ़ा दो आप, लेकिन गरीब एसी कोच में चढ़ सके। ये जो दावा करते हैं लोग हवाई चप्पल वाला चढ़ेगा हवाई जहाज में, नहीं, इन्होंने सिर्फ एसी कोच नहीं बढ़ाए, इन्होंने नॉन एसी कोच घटा के एसी कोच बढ़ाए। मैं कहता हूं कि पूरे देश से नॉन एसी कोच हटा दिया जाए। लेकिन नॉन एसी के भाड़ा में एसी भारत में क्यों नहीं चढ़ सकता है गरीब? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। हमको क्या लगता है कि भारत सरकार का खजाना मैंने हमारे फूफा के संपत्ति जितना है कि खर्चा हो जाएगा तो फिर पैसा कहाँ से लाएंगे? यही सोचना आम आदमी का काम है। आम आदमी के दिमाग में इस तरह से भरा जाता है जैसे खजाना जो है भारत सरकार का, उसके घर के बचत जितना है कि अरे 5 रुपया खत्म हो जाएगा तो हमारा पैसे खत्म हो जाएगा। भाई सरकार लोक कल्याण के लिए आई है। वेलफेयर स्टेट का थ्योरी है कि आपको राष्ट्र का कल्याण, आपको लोगों को सुविधा देना है। घाटे की अच्छे देशों में जहाँ कल्याणकारी राज्य जो होता है वहाँ घाटे का बजट अच्छा द्योतक होता है। अर्थशास्त्र जो लोग पढ़ते हैं उनसे घाटे का बजट का मतलब ये हुआ कि काम ज़्यादा हुआ, लोगों इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हुआ। तो भाई एसी हम तो कहते सारा बोगी हटाओ जनरल और उस भाड़े में चढ़ाओ लोगों को एसी कोच, क्यों नहीं चढ़ा रहे हो? लेकिन अब इसमें अभी मेरे नीचे ट्रोल चलने लगा, तू देगा पैसा एसी का, तू चलाएगा भारत सरकार, तुझे पता है प्रधानमंत्री कितने परेशान है? मैंने देखा मंत्री जी दिन रो रहे थे पराठा में आलू नहीं था, प्लेन पराठा खा रहे हैं। अब ये अगर जनता ही अगर सरकार के लिए डिफेंस में उतर जाएगी, हे हो सरकार मेरा नुनुआ मेरा बबुआ, इसका खर्चा ना हो जाए बाबू रे बाबू, ये बहुत हो गया है आजकल। ये हो गया है ना। तब इस मूर्खता का कोई उपाय है? अरे भैया, वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि कल्याण करो, जनता के लिए आए हो। यहाँ विधायक ट्रांसफार्मर का फीता काटता है फुलक्का लगा के, ये विकास है? 21वीं सदी में सड़क कहीं बनवा देना 4 लेन, आप इसको खाली विकास, इसको विकास मानते हैं आप? मतलब 21वीं सदी में भारत को विश्व गुरु बना रहे हो, सड़क भी नहीं दोगे? इसको तुम महानतम उपलब्धियों में गिनोगे? 24 घंटा 60 वाट का बल्ब जल जाएगा गांव में, तो यही महान विकास है। सुविधा मिलनी चाहिए, यही मैं कह रहा हूं। अगर गरीब को भी आप ये सुविधा देंगे तो ये असमानता जो है सोच की घटेगी ना, तब उसको एहसास नहीं होगा। उसको लगता है फर्स्ट एसी में बैठा हुआ आदमी एसी में, हम जनरल में ऐसे गा रहे हैं। एक ही इंजन और एक ही हुक से दोनों बोगी जुड़ा हुआ है, और उसके बीच में जो गर्माहट है ना, वो इतना उसमें आग और लावा है कि गरीब इस बोगी में नहीं जा सकता है और अमीर इस बोगी से देख रहा है गरीबी को, और उस बोगी में जाना नहीं चाहता और इसको देख रहा है दूर से। एक ही इंजन से दोनों जो बोगियां धधक रही हैं, एक तरफ शीतलता है। इन दोनों के अंतर को अगर आप देखिएगा तो संस्कृतिकरण में एक आदमी को तो अपने सर्वोच्च होने का एहसास कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा जब अब फर्स्ट एसी से शीशा से देखता है कि जनरल वाला कूदा गप से, दौड़ के किस तरह से पानी भरा, रगड़ के किस तरह से चढ़ गया। ये जब वो देखता है ऐसे सिगरेट पीते हुए तो उसको लगता है ना वो श्रेष्ठ है, इससे कौन निकालेगा?
इससे बिहारी अपने को निकालेगा कि सरकार निकालेगी? और आप देखिएगा, संयोग देखिए ऐसा, या पता नहीं, ठीक एसी फर्स्ट खत्म होने के बाद जनरल शुरू होता है अमूमन ट्रेनों में। आप देखिएगा बीच में कहीं कहीं पेंट्री रहता है दोनों को रोकने के लिए, तुम खाली भात खाएगा, ये लोग चाउमीन खाएंगे, बीच में पेंट्री कार रहता है। आप देखिए, तो एक ही ट्रेन में जब इस 3 तरह के 4 तरह के क्लास के लोग चढ़ेंगे तो असमानता को तो हम उस लोहे की रेल पे ढो रहे हैं। हर स्टेशन पर ये सर्वोच्चता होता है एसी वाले को, ये इससे कैसे निकलेगा? अब मैं ये बोलूँगा, ये आदर्श की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, यही है समाज शास्त्रीय लोचा, जो किसी को श्रेष्ठ होने का अनुभव देता है और किसी को कमजोर होने का। गरीब रथ चढ़ाया था लालू जी ने। अब आप लालू जी की लाख आलोचना कर लीजिए, देखिए रेल से ही निकलता है एक समाजशास्त्र, इसको समझिए। लालू जी ने चलाया कौन? गरीब रथ। उसका सारा बोगी क्या है? एसी था। गरीब रथ में चढ़ने वाला आदमी ये नहीं महसूस कर सकता कि हम तो श्रेष्ठ हैं और ये जो मंटुआ जो है ये तो दलिद्दर है। एक भाड़ा, एक जैसा सीट, जाना है आप भी एसी में, वो भी एसी में है। अब गरीब रथ क्यों नहीं चलता है? ऐसे आप लालू जी को गाली दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, देश का सबसे बढ़िया रेलवे मिनिस्टर कौन हुआ आज तक के इतिहास का? लालू प्रसाद यादव। मुख्यमंत्री कौन हुआ हमारे बिहार राज्य का सबसे अच्छा आज तक का? नीतीश कुमार। आज दोनों अलग अलग लड़ रहा है, लेकिन जो सच है वो सच है। अच्छा, आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बोला, ये तो मैं विजिट करके समझ गया हूँ कि आप क्यों बोल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर किया उन्होंने काफी काम किया, ये है। लालू का जो रेलवे मिनिस्टर वाला दौर था वो उतना मैं नहीं समझता हूँ, तो क्यों आप कहते हो कि मैं गरीब रथ से ही आपको समझाता एक एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल काफी है इस देश में। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये जो मिडिल क्लास के दिमाग में बात डाला गया है कि पैसा देश का खर्चा हो रहा है, तुम लोग फोकट में खा रहे हो, राशन फ्री जो मिलता है, कितना गुस्सा में रहता है मिडिल क्लास। ये सबको फ्री में खाने की आदत हो गई है, सबको फ्री में खाने की आदत हो गई। फ्री भी कहते हैं उसको, हैं? फ्री मिल कर रहे हैं। भारत का आर्थिक स्थिति हर व्यक्ति का एक जैसा है। हम उसको दिन का 400 रुपया दे दीजिएगा, इससे जीवन चल जाएगा। गांव में भी जाके देखिए महंगाई क्या है। 15 किलो चावल जो मिल जा रहा है उसी से उसका जीवन चल जा रहा है। और एक स्टेट का क्या दायित्व है? क्यों? जिसके पास भोजन नहीं है, इस मुल्क में वो लोग भी इस देश के हैं और उनका इस देश के प्रति व्यक्ति आय में या प्रति व्यक्ति उत्पादन में भूमिका है। जो लोग आपको गांव में दिख रहे हैं फ्री खाने वाले, वो भी मजदूरी कर रहे हैं, वो भी साबुन खरीदते हैं, वहाँ टैक्स दे रहे हैं। सरसों तेल खरीद रहे हैं, वहाँ तो टैक्स दे रहे हैं। कपड़ा खरीद रहा है, वहाँ भी टैक्स दे रहा है ना। तो आप कोई मुफ्त में उसको चावल नहीं दे रहे हैं। ये सब फालतू बातें हैं। या तो बच्चा लोग को पढ़ाए मिडिल क्लास, अपने बच्चों को, जो सोशल मीडिया ट्विटर पर बैठ के चिल्लाता है कि फ्री क्यों दे रहे हो, फ्री क्यों दे रहे हो। फ्री किसी का बाप का नहीं दे रहा है, सरकार दे रहा है। और सरकार का खजाना का एक एक रुपया जो है एक एक गरीब के खून का बूंद और कतरा उसमें शामिल है। एक भी भारत का व्यक्ति नहीं है जो बिना टैक्स दिए रहता है। सबसे आखिरी व्यक्ति भी कुछ तो कंज्यूम करता है ना, उसके बदले कुछ देता है ना। तो ये कोई फ्री में आ रहा है क्या? ये पता, ये बहुत टाइम से ये कितना बड़ा देखिए कि स्टेट एक सर्विस प्रोवाइडर है ना। ये लोग नहीं समझते, नहीं मान रहे हैं। क्यों? पढ़ाया नहीं जा रहा है ना। व्हाट्सएप से पढ़ाने पर कैसे होगा? पढ़ाए, अर्थशास्त्र पढ़ाए, समाजशास्त्र पढ़ाए, पॉलिटिक्स पढ़ाए तब ना। तो ये टीचर जो यूपीएससी वाले, ये भी रील बना रहे हैं, ये नहीं पढ़ा रहे हैं। टीचर बाउंसर लेके घूम रहा है यूपीएससी का, जैसे लगता है कि नेपाल चरस लेके जा रहा है, इसलिए उसको बाउंसर की जरूरत है ना। तब जब गुरुदेव चरस बेचेंगे तो कैसे होगा? अभी बताइए, अभी चुनाव होंगे, सरकार आएगी, किसी की भी बने, आप एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट योरसेल्फ, आप क्या एक उम्मीद रख रहे हो आगे वाली, जो भी जैसे भी गठबंधन की बने, किसी की भी आए, कि अब हो गया, अब आगे जाके हमको ये चीज करना है अपने राज्य के लिए? आपका अपना मत किस चीज पे नहीं, है? ऐसे मतलब ऐसे अचानक से जो व्यक्ति एक लेखक है और वो ये तो आपको तुरंत नहीं बता सकता है कि बिहार के विकास के लिए क्या क्या सरकार को अभी करना चाहिए। लेकिन सरकार जो भी बनाएगी उन सब के पास एजेंडा क्या है, जिसको हम घोषणा पत्र कहते हैं, उसको लेके रखिए और उसका विश्लेषण कीजिए। और 2 तरीके से कीजिए। एक है कि जो नहीं बनाया है अभी तक सरकार, वो क्या कर सकता है, उस पर तो आपको भरोसा करना होगा। जो बनाया है, जिसने क्या क्या किया है और उसका मुखिया कौन होने वाला है। जैसे नीतीश कुमार तो अब मुख्यमंत्री नहीं है, तो अब बिहार को ये सोचना होगा नीतीश कुमार नहीं तो कौन। जबकि वोटिंग इस आधार पर दिलवाया जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। सच ये है कि नीतीश कुमार नहीं है, तो फिर कौन? इस पर सोचेगा बिहार उसके घोषणा पत्र के आधार पर, वादों के आधार पर। प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचना है आपका?
प्रशांत किशोर जी जैसे आप देखिए गांव में, श्रेयांश उत्तर प्रदेश से है, आप कहाँ से हैं? मैं झांसी से हूँ। झांसी से है, लेकिन इलाहाबाद वाले मेरी बात थोड़ा सा ज़्यादा समझ सकते हैं कि जैसे घर में 2 गो पतोहू होती है ना, उसको गोतनी हम लोग कहते हैं। अच्छा। तो 2 भौजाई के झगड़ा के बीच में वो ननद आ गई है अपने ससुराल से वापस नैहर। आ कहती है हमारी बड़की भौजिया बदमाश, हमारी छोटकी भौजिया बदमाश, एक तो हम पोल खोल देंगे, ये तो भैया का रुपया चुराई थी, एक तो हम ही देख लेंगे, हाँ घर के हमारा बर्बाद कर दिए, हम तो सुधार के जाएंगे, अब हम जाएंगे नहीं, अभी 3 महीना यहीं रहेंगे। प्रशांत किशोर उस तरह से झगड़ा ही ननद के जैसा व्यवहार कर रहे हैं बिहार की राजनीति में कि इनको बड़की भौजिया भी नहीं पसंद, छोटकी भौजिया भी नहीं पसंद, और ननद का कहना है कि आज तो हम घर सुधार के ही जाएंगे, यहीं है 2 महीना और जाएंगे। प्रशांत किशोर इतनी हड़बड़ी में लगते हैं कि पता नहीं उसको तुरंत कचौड़ी पराठा पैक कराना है, तुरंत रेल चढ़ के निकल जाना है। ऐसे नहीं बदलता है कोई स्टेट, स्थिर से रहिए। सबको गाली देके, यही करते थे केजरीवाल दिल्ली में, सबको गाली देना है, सबको गाली देना है। अब कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी का विजडम है कि दारू, हम जैसे ही सरकार बनेगा दारू ओपन कर देंगे, दारू बेचना चालू हो जाएगा। ये उनका पहला मुख्य मतलब मुख्य ध्येय उनका ये है, जो उनका एजेंडा है, उनका पहला घोषणा, जो बहुत प्रमुखता से वो बोलते हैं। अब इसमें जो नए बच्चे आए हैं, जो एडम स्मिथ की संतानें हैं, जो रिकार्डो का लगान सिद्धांत पढ़ के आए, ये कहते हैं कि इसलिए जरूरी है दारू कि दारू तो चुपके से बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, लेकिन राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो दारू बिकने से राज्य का राजस्व का नुकसान नहीं होगा, राज्य विकास करता। जब पहले दरुआ बिक रहा था तो बिहार का ने उतना प्रगति कर लिया, पहले पी के टल ही थे। उनका कहना ये है कि दारू से जो टैक्स मिलता है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। आज सल्फास से अगर टैक्स आपको वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलने लगे तो बोरा बोरा सल्फास बांट दीजिएगा आदमी को मरने के लिए। आपको पता है कि दारू छुप के पी रहे हैं लोग, तो इससे कितना घरेलू हिंसा कम हुआ है, सड़कों पे अपराध किस तरह से कम हुआ है। आपको एक आदमी आप पता लगाए कि दारू पिया हुआ, हिम्मत है कि किसी को सड़क पे दारू पीते हुए कॉलर खोल के हल्ला करे, और हल्ला करेगा तो जेल जाएगा। ये तो सच है ना। क्या पटना एयरपोर्ट पे आप दारू पी के उतर जाइएगा, उतर के देखिए, डर तो लगता है आपको, धकधकी लगता है ना, पकड़ा जाइएगा चल जाइएगा भीतर। बिहार जैसे समाज के लिए, जहां आप एक तरफ ये भी बोलते हैं कि गरीबी है और दूसरी तरफ ये भी बोलेगा कि नहीं दारू पियो, कहे कि टैक्स दारू के टैक्स से ही चलाओगे राज, खत्म। यही है लोकतंत्र। 50 साल में 75 साल में यही प्रगति की हो कि जो राज्य दारू नहीं बेचेगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो कल मैं सल्फास का, मान लीजिए सार्थक भाई कि सल्फास की गोली में राजस्व सबसे ज्यादा आने लगे, तो सल्फास का गोली खा के मरने लगे आदमी राजस्व बढ़ाने के लिए। यहाँ पे सर आपने बोला ना कि वो इनको भी गाली दे रहे हैं, वो इनको भी गाली दे रहे हैं। अब बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, जितना मैं समझ पाता हूँ, प्रशांत किशोर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पहली बार आए और सबसे ज्यादा उनको अगर इम्पैक्ट डालना है किसी स्टेट में, तो अपने आप को एज अ क्रांतिकारी दिखाना पड़ेगा। एज ए क्रांतिकारी दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो बस दिखाइए, आपके पास सिस्टम है तो दिखाइए। हम कहते हैं कि प्रशांत किशोर क्रांतिकारी हों, ये ज़्यादा बेहतर है बिहार के लिए, तो उसके लिए तो वक्त लगेगा ना। ये मैं कह रहा हूँ, अभी दिखाना पड़ रहा है। गुरु द्रोणाचार्य अगर घूम रहे हो वो अलग बात है, लेकिन द्रोणाचार्य लोग जो घूम रहा है, जो कैमरा से क्रांतिकारी दिखा रहा है। एक सेकंड, ये एक सेकंड दे दो मुझे। ये द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य का जो वर्ड प्ले हुआ है यहाँ पे, फिर ये भाई साहब कहते हैं कि नहीं लेखक तो आम आदमी होता है। ये कोई बताओ लेखक के भाई कह पाएगा, बताइए। तो द्रोणाचार्य का होना कि राजनीति को बदलने है अलग बात है, और द्रोणाचार्य के द्वारा कैमरे से दिखाना कि ये देखो क्रांतिकारी है, अलग बात है। अभी प्रशांत किशोर जी को वक्त लेना ही होगा। प्रशांत किशोर जी के इंटेंशन पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने सत्ता में आए नहीं है और सिद्ध नहीं हुआ कि वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। मेरा उनके दारू वाले से एक उनसे मेरा असहमति है, और दूसरा है कि इतना झगड़ाहा मूड में है, इतना गुस्सा में है कि बिहार के राजनीतिक जमीन पर इस तरह का एटीट्यूड जो है वो सूट नहीं करता है। और वो किसी भी जनतंत्र में जो है जनता से संवाद का एक तरीका होता है। हालांकि प्रशांत किशोर उसमें भी सफल हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि वक्त तो देना होगा। प्रशांत किशोर जी के बारे में कोई भी घोषणा या उद्घोषणा से पहले 5 साल का वक्त चाहिए। इस बार हो सकता है एमएलए बन जाएं, फिर रहें विधानसभा, पहले बिहार रहना होगा प्रशांत किशोर जी को। खाली एमएलए बनने के लिए तो कोई भी बन जा रहा है। वो कह रहे हैं हमको बिहार बदलना है, तो बिहारी होना होगा ना। अभी वो बोल रहे हैं कि हम 200 करोड़ 11 घंटा का कितना का कमाते हैं, तो बताइए तो राजा आदमी कैसे बदलेगा बिहार। अभी भी बिहार को जननायक की जरूरत है, कॉरपोरेट अमीर और अरबपति की जरूरत नहीं है बिहार को। मतलब ठीक है बिहार एक, पर ठीक है ना, प्रशांत किशोर ने तो पैसा कमाया तभी तो लड़ पा रहे हैं। अगर देखिए तब जब पैसा कमा के लड़ने आए हैं तो पैसा खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे यहाँ से ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, साधन के भरोसे अगर परिवर्तन करने आए हैं तो आप झूठे हैं। या तो जब तक साधन है तब तक रहोगे। मैं कह रहा हूँ साध्य लेके आओ परिवर्तन करने। इंटेंशन बोलता है, क्रांति इंटेंशन से होती है सार्थक भाई।
साधन गौन हो जाता है। हम औघड़ में, मेरा एक उपन्यास है औघड़, उसका एक कैरेक्टर है, पहले दृश्य में वो प्रधान जी के पिछवाड़े में मूत रहा होता है, ठीक है। प्रधान जी गांव के सबसे अमीर आदमी, उनके पिछवाड़े के दीवार पर वो मूत रहा होता है। प्रधान जी के पिछवाड़े दीवार पे बोल हाँ रहे जी, हैं सर, मैं थोड़ा मैंने नहीं नहीं, अरे आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं तो हम क्लियर समझ लेते हैं, कम बोलने से ज़्यादा समझना है। मूत रहा होता है पिछवाड़े। अब क्या है कि उसका एक दोस्त बोलता है, क्या पागलपंती तुम रोज करते रहते हो यार, किसी दिन धरा होगा तुमको बड़ी मारेगा साले। कहता है, अरे सुन, पेशाब में होता है नमक, ठीक है, रोज मूतेंगे अगर दीवार पर, धीरे 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 दीवार को खोखला करके एक दिन गिरा देगा। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास साधन नहीं है, लेकिन फिर भी दीवार ढाने की जिजीविसा है। तो कह रहा है कि मूत के गिरा देंगे, लेकिन गिरा देंगे। लड़ाई इंटेंशन से होता है दोस्त। आपने फिगरेटिवली बहुत अच्छा लिखा है इसको कि हाँ कि ये सोच। चलो अच्छा सर, एक चीज़ जिस टॉपिक जो मेरे ख्याल से जिसके लिए जनता सबसे ज़्यादा, जो मेरी ऑडियंस है खासकर, वो बहुत इंटरेस्टेड रहेगी इस चीज़ में, क्योंकि आप एक गायक हैं, आप एक लेखक हैं, आपने परफॉर्म भी किया है। एंड क्योंकि यही तो दुख है कि बिहारी को गरियाने में इंटरेस्टेड था, जैसे हम गाली काटने का काउंटर किया, आपका ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, काहे नहीं रहेगा। उन सब बात में भी इंटरेस्ट लेना है जिस बात को लेके आप बिहार के बारे में कुछ धारणा बना लेते हैं अपने परसेप्शन के आधार पे, अपने मित्रों से सुन के, अपने दोस्तों से सुन के, या मोबाइल पर रील देख के। लेकिन सही बात यह है कि अभी सार्थक जी की पूरी टीम आई है बिहार घूम के, और मैं तो चाहूँगा कि इन्होंने जो बिहार में महसूस किया, ये उसको बहुत प्रमुखता से, बहुत मुखरता के साथ दिखाएं। और सरकार के बारे में तो हर जगह आप तबाह है। आप कहाँ की सरकार के लिए आप कहते हैं कि इनको दूध से नहवाइए, ये तो देवता हैं, हर जगह की खराब है। जब मैं कह रहा था आपसे कि इंटरेस्टेड इसलिए होंगे क्योंकि मुझे मतलब ऐसा लगता है कि आप मेरे कम से कम कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे मैं ये सवाल पूछूं मुझे लगे कि हाँ यार ये सबसे बेस्ट। एक व्यक्ति होता है ना जिससे आप बेस्ट आंसर ले सकते हैं किसी चीज़ का। अगर मैं कहूँ कि यूपीएससी का भी लेना है तो नाउ आई थिंक इस कमरे में तो कम से कम आप हैं कि हाँ यूपीएससी के बेस्ट, आपसे ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ा। जब तुमने भी थोड़ा पढ़ा है यूपीएससी? जो पढ़े ज़्यादा होंगे, फेल हुए कि नहीं पता नहीं, हम फेल हो गए। कोई नहीं सर, तैयारी ही अपने आप में मुझे लगता है कि वो आपको आधा जीत दे देती है। ना मैं अक्सर बोलता हूँ कि यूपीएससी आपको कुछ बनाए ना बनाए, आदमी बना देती है। लेकिन कैसे बना देती है? आप जब तैयारी करने जाते हो 21 साल के रहते हो, जब लौटते हो 37 साल में, तब तक वो आदमी हो चुके होते हो लड़का से। अच्छा, एज में, उम्र में, समझ में नहीं। यही है। मुझे जब आपने बोला आदमी समझ में अगर आता तो लोग कहता है कि फ्री में काहे खा रहा है देशवासी, तो काहे का यूपीएससी पढ़े थे। पर ये सारे यूपीएससी वाले थोड़ी बोलते हैं, तो नहीं, मैं सामान्य तौर पे वो भी बोलते हैं ना। सोशल मीडिया पर डोमिनेट किसका है? पढ़े लिखे लोगों का ना, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ऐसी बात करते हैं। अच्छा सर, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था कि मुझे, हम लोग जब गए हैं तो हम लोगों ने बहुत गाने सुने हैं, मतलब गाने सुनते सुनते नाचते गए। आज भी होता है कि दोस्तों के बीच में अगर दारू पी के नाचना है तो गाने लगाएंगे, हम लोग ने रहुआ वाले गाने लगाएंगे, वो हुक राजा जी और ये सब वगैरह। परंतु जब आप बैठ के एक सहज मन से सोचते हो तो आपको लगता है यार ये लिरिक्स ठीक नहीं है। ये जो वीडियो है, छूले देह देह से सॉरी सॉरी कहा तारू देह से छुपा के, ये जो गाने आजकल बन रहे हैं, खासकर जो मास लेवल पे, जिन पे मिलियंस ऑफ व्यूज जा रहे हैं, जिनको कहा जाता है कि सबको नहीं पता ना कि भोजपुरी मैथिली में क्या अंतर है, तो कहते हैं बिहारी गाना लगाओ। और उसमें जो उसकी वीडियोग्राफी है, जो उसके बोल हैं, जो उसके लिरिक्स हैं, मुझे लगता है पर्सनली वो थोड़े बेहतर किए जा सकते हैं, थोड़े स्लीजी हैं। तो ये आपको कब बुरा लगता है? दारू पीने के उतर जाने के बाद लगता है कि हाँ, बुरा था? कह सकते हो। दारू पीते वक्त अच्छा लगता है सब? नहीं, मैं वो कहने का मतलब कि जैसे उस टाइम पे तो कोई भी गाने चला रहे हैं ना, मतलब वही, मतलब जब दारू उतर जाता है तब लगता है कि ये गलत चीज़ें हैं। यही बात है। वो लोग भी जो बनाता है दारू पी के बना रहा है, वो दारू पीने वालों पर ही शूट करता है। मैं एक बिहारी हूँ, मुझको आप सुनाइए वो गाना, मैं नहीं सुनूंगा। वो दारू पी के बना रहा है, दारू पी के लिख रहा है, लोग दारू पी के नाच रहे हैं। इसमें भोजपुरी समाज इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। भोजपुरी समाज में भी बहुत लोग दारू पीते हैं, और जो लोग सुन रहे हैं दिल्ली बॉम्बे मद्रास में, वो लोग भी दारू पीते हैं। तो एक दारू पीने वाला अपना सप्लाई कर रहा है दारू पीने वाले को, वो दोनों कर रहा है। उसमें कोई भी भला और सभ्य आदमी जो है वो उसका विरोधी है। वहाँ भी हम काहे उस पीने वाले से बोलने जाएंगे तुम थोड़ा सा ठीक कर लेते, लाठी चला देगा तब? दारू पिया है, कहीं गिलास फोड़ के भोंक दे तब? हम ये करेंगे कि हम जब गाना बनाएंगे हम वैसा नहीं बनाएंगे, और हम कोशिश करेंगे हम दारू पी के ना बनाएं।
ये कर रहे हैं भोजपुरी चलो, के कई दारू लोग। तो मैंने आपको मैंने आपको चीज आप बोले हैं, आप ये नहीं बोलते तो प्रश्न का मतलब ही नहीं निकल के आता। मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि अश्लील लोग अश्लील चीजें परोस रहे हैं, अश्लीलता को पसंद करने वाले लोग अश्लीलता के साथ सुन रहे हैं। जब नहा धोआ के जब लोगों को लगता है आज मैं अश्लील नहीं हूँ, आज मुझे कुछ देश के लिए सोचना चाहिए, तो लगता है कि भोजपुरी गाना गंदा है। अगर आपने उसको नहीं रिसीव किया होता, इनकी दुकान बैठ जाए, लेकिन करते हैं रिसीव लोग, खैर कोई बात नहीं, लेकिन वो बना रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके पास वही योग्यता है। यही भोजपुरी में शारदा सिन्हा जी की आवाज़ है, यही मैथिली में मैथिली ठाकुर जैसी बच्ची की आवाज़ है, यही भोजपुरी में भरत शर्मा जैसे लोगों की आवाज़ है। वो आप तक नहीं पहुंच रही है, पहुंच रही है। आप पूछिए लोगों से, वो लोग उनको सुनते हैं, सुन रहे हैं। यही अभी स्वाति मिश्रा नहीं आए राम जी पर जो गाना गाई, जो मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, वो गा रही, भोजपुरी में गा रही है और वो हिट है। वो लोग भी सब कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो वही है, पी के बना रहे हैं, लोग पी के सुन रहा है। कुछ लोग जो होश में बना रहे हैं तो होश वालों को सुना रहे हैं। आपको लगता है इन गानों से, ऑब्वियसली वो तो है ही, एक रिप्रेजेंटेटिव जो कल्चर होता है, हाँ, उसका मतलब प्रभाव हम उनको लेके बहुत चिंतित नहीं है कि मेरा भोजपुरी और मैथिली भाषा भ्रष्ट हो गया, ये लफंगे ये नहीं कर पाएंगे। परंतु जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, उनके तो मानसिकता आपको पे मैं बता, प्रभाव नहीं आपको पड़ता? क्या लग रहा है कि हरियाणवी गाना अश्लील नहीं है? अरे ये तो भोजपुरी और मैथिली का मेलोडी का कमाल है। उसकी जो धुन है ना, उसका जादू है, जो ये गाना सब पहुंच जा रहा है अश्लील आपके पास। जैसे अगर ये गाना हो जिसको हम बिना धुन के भी मान लीजिए ना 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 ने ना ने ना 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 ना, अब इसमें अगर हम बढ़िया शब्द बोलेंगे तो क्या हिट नहीं होगा? धुन का मजा है। दा 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 ला 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 ला, ये धुन का कमाल है, तो आपके पास पहुंच जा रहा है। अब इस धुन का दुरुपयोग कर रहे हैं जो अश्लील लिख रहे हैं, वो पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है ना, ये बात है। हालांकि ये जो गाना का मैंने जो अभी बताया आपको, तो ये गाना अश्लील नहीं है, ये गाना जो खा, लेकिन वो यही कर रहा था। हरियाणवी गाना भी बहुत, वो भी समाज में, अपने समाज में जो लोग सुन रहे हैं, तो वो ये चीज हरियाणवी गानों पर भी अप्लाई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं एक टारगेट करने के लिए, अगर कोई हरियाणवी लोग गायक होगा मैं उससे भी यही चीज पूछूंगा। यही पूछना चाहिए। पंजाबी में अश्लीलता आ रही है, मराठी गानों में, बंगाली में भी गाना अश्लीलता है। ये हो क्या रहा है कि वही है कि इसको रिसीव करने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, इसी कारण से इन लोगों का मन बढ़ रहा है, व्यू है तो ये लोग दे रहा है। दूसरा है कि थोड़ा लोक का चरित्र थोड़ा सा औदात्य से अलग होता है। लोक का चरित्र तो धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ लोक के नाम पे, फोक के नाम पे, और वो अश्लीलता के हद तक आ गया। जैसे कि भोजपुरी में एक गाना है, गोरिया चांद के जोरिया निहन गोर बाड़ू हो, ये भरत शर्मा जी गाना है। अब इसमें एक लाइन है कि गोरिया रसावा भरल पोरे पोर बाड़ू हो। अब ये अगर आप इसको एक बहुत नैतिक मानदंड पर देखिएगा तो अश्लील बात है। वो क्या कह रहा है कि बदन के पोर पोर में एक एक गांठ में रस भरा हुआ है। इसका मतलब ये कि गोरिया रसा वा भरल पोरे पोर बाड़ू हो, तोहरा जोड़ केहू नहीं खे, तू बेजोड़ बाड़ू हो। कह रहा है तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तुम बेजोड़ नहीं। अब ये लाइन ठीक है। पहला वाले भी गोरिया चांद के जैसा नंजोरिया नहीं, तुम चंदा के जैसी सफेद हो, झकझक हो। अब बीच में क्या है, बदन में पोर पोर में ढूंढ रहा है। कोई भी आदमी जो थोड़ा सा महिलाओं का है वो उसको खटक जाएगा, लेकिन लोक इसकी वकालत, लोक में ये बह जाता है। अब यही यहाँ से निकल के जब इन लोगों के हाथ में आया है तो रिमोट से लहंगा उठा दे रहा है। लोग लोक की आज़ादी का नाजायज फ़ायदा उठाया है इन लोगों ने। तो अगर आपको मान लो कोई है जो जिसके जो जिनको हम अश्लील बोल रहे हैं, वो यही गाने उसकी प्लेलिस्ट में, अगर आप कहते हो उसको अपनी प्लेलिस्ट सुधारनी है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे कि आप उसकी जगह किसको सुनो? आप भरत शर्मा जी को सुनिए, भरत शर्मा जी को सुनिए, गोपाल राय जी को सुनिए। उसके बाद आप गायिकाओं में आप शारदा सिन्हा जी के गीत सुनिए, है ना, शारदा सिन्हा जी के विवाह के गीत सुनिए। हिंदुस्तान के किसी भी संस्कृति के बीच उनके विवाह के गीत को आप लगा दीजिए। ये जो छठ का गीत आप सुनते हैं, जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हर पूर्वांचली एक अलग दुनिया में चला जाता है, ये सब शादी के गीतों के, लोक गीतों के सब धुन है। सब जो छठ के गीतों में ढाले शारदा सिन्हा जी ने लेके आए, क्या जादू है इन गीतों का। अच्छा, छठ के मायने इस स्टेट में इतने ज्यादा कैसे? मैंने छठ अभी तक देखा नहीं, मैं जाऊंगा छठ देखने। हाँ, वो होता ही है सार्थक जी कि कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो आप घर में मनाते हैं। हाँ। छठ एक ऐसा पर्व है जिसको आप समाज में मनाते हैं। अच्छा। तो समाज का जो सामूहिकता है वो इस पर्व को बड़ा बना देता है।
दूसरा है कि इसमें देवता नहीं पूजा जा रहा, इसमें प्रकृति पूजी जा रही है। तो प्रकृति का जो सबसे जो सर्वोच्च फलक है, जो इतना विस्तृत, जिसका फलक ही जिस पर्व का इतना विस्तृत है कि सूर्य तो दुनिया के हर व्यक्ति के लिए उगता है, और उसकी पूजा की बात हम कर रहे हैं। आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो, है ना, आप भालू हो कि बाघ हो, सबके लिए सूर्य उग रहा है। और उसकी पूजा करने के लिए आप नदी के किनारे बैठ रहे हो। जहाँ नदी किनारे जाते हो तो वहाँ प्रकृति बचाने की कवायद है कि नदी में पानी रहेगा तभी तो अर्घ देंगे। छठ में ऐसा है कि जो चीज़ें त्याज्य हैं, यानी जिन चीज़ों का जीवन में कोई महत्व नहीं है आम दिनों में, सूप में वही सब चीज़ें डाली जाती हैं। सुथनी है, वो क्या बोलते हैं कि मूली है, मूंगफली, बड़ी सस्ती चीज़ें जिनका कोई बहुत ये नहीं इसका है। कुछ ऐसा नहीं कि उपज हुई है, खेती इनकी नहीं, हुई है? हाँ, ये इस कारण है कि वो गरीब और पिछड़े और उन लोगों का वो पर्व था। बाद में सब तक आया और आना भी चाहिए, ये आना ही चाहिए। तो वहाँ पर सुविधाएं नहीं थी। तो जो भी चीज़ें छठ बताता है कि जो भी चीज़ें समाज में कोई मायने नहीं रखती है, छठ बोलता है उसका भी महत्व है। तो इससे आपको क्या मैसेज मिलता है कि गांव में जो गरीब हैं, जो गुरबा हैं, उनका भी समाज में अपना एक महत्व है, उनका सम्मान करो। इसलिए उसमें वही पड़ता है, वही दिखता है। अब तो सेव, केला, नारंगी, अब तो काजू किशमिश डालने लगे हैं, लेकिन एक्चुअली वो नहीं था। हमारे लोकगीत में ही नहीं है काजू किशमिश काजू किशमिश या डाल के सेव मतलब- डालना है ही नहीं। केला नारियल तक आया है, केला नारियल भी बाद के गीतों में आया है। वो भी तब जब बिहार में केला की उपज होती है। पूरा हाजीपुर का घाट और हाजीपुर गीत चिनुआ गाता है। केला होता है ना? चिनिया केला, पीला वाला जो चिनिया केला होता है ना, वो वाला। तो इसलिए तो छठ इसलिए इतना बड़ा, उसका फलक इतना विस्तृत है ना। छठ आप अकेले कैसे मनाइएगा? गेहूं सुखा रहे हैं, चक्की में पीस रहे हैं गेहूं, चूल्हा जला है, ठेकुआ छना रहा है, एक सिंगल आदमी कर ही नहीं सकता है। तो उसमें आपको तेतरी माई को बुलाना होगा, बगल की बुधनी माई को बुलाना होगा, बगल की देवकी चाची को बुलाना होगा, बगल की जो है कि झुनिया बहन को बुलाना होगा। तो एक समाज बनता है छठ में, है ना। घाट साफ करना है तो अकेले तो झाड़ू लेके नहीं कीजिएगा, आपका दोस्त आ जाएगा, मनोज आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, सतीश आ जाएगा, सार्थक आ जाएगा, तो गांव साफ हो रहा है। घाट बन रहा है तो पोखर को साफ करना, नदी को साफ करना है, अकेले तो नहीं कीजिएगा। सोसाइटी के लोग आ जाएंगे, आइए ओझा जी जरा बनाया जाए, आइए मतलब पाले, एक दिन का हे यादव जी। ये 3 दिनों का ये पूरा फंक्शन 4 दिनों का होता है। तो उसमें समाज शामिल है। तो दुनिया के अगर किसी भी संस्कृति में एक ऐसा पर्व है जिसमें मानव समाज और प्रकृति दोनों जहाँ शामिल हो रही है, उस पर्व का इस दुनिया में स्वागत होना चाहिए, और इसलिए उसका फलक इतना बड़ा है। चलिए सर, हमने मोस्टली तो मैंने जो मुझे बातें करनी थी, मुझे लगता है मैंने दिल खोल के कर ली हैं। कुछ मैं देखता हूँ अगर मिस कर गया हूँ तो। आपको कुछ अगर मुझसे बात करनी हो, कुछ पूछना हो, बताना हो तो बिल्कुल, एज अ बाहरी जो आपके राज्य को 1 महीने तक घूमा है। नहीं पर सर बहुत खूबसूरत राज्य है आपका, ये तो है। नहीं, मतलब मैं तो आपसे बस यही सवाल पूछूंगा कि आप गए कहीं तो चोरी का सामना हुआ? नहीं, कहीं छिनतई का धमकी आपको मिला? नहीं, कहीं ये बोला अरे बाहरी भागो यहाँ से, मराठी भोजपुरी बोलो नहीं तो जीभ काट लेंगे? नहीं, नहीं बोला? भाषा के लिए आपको मजबूर किया किसी ने? नहीं। किसी ने आपको बोला कि देखो नवरात्र चल रहा है, अगर कहीं मुर्गा खाते देखे तो गर्दन उतार लेंगे? नहीं, नहीं बोला। टिकट आपको रेल में था तो किसी ने बोला कि हम नहीं बैठने देंगे भाई साहब, यहाँ से उठिए, टिकट भले आपका हो लेकिन बिहार हमारा संपत्ति है, हम तो आपको सीट नहीं देंगे? ऐसा बोला नहीं, था? नहीं। तो ये बाहर बोल कौन रहा है कि बिहार नहीं जाना यात्रा करने के लिए? और क्या खाना कैसा मिला आपको? भोजन स्वादिष्ट मिला? बेहतरीन, हैं? बेहतरीन। स्वादिष्ट मेरे ख्याल से थोड़ा एक अंडरस्टेटमेंट हो जाएगा उसके लिए। बहुत मसालों का जो मेल है, हा, बहुत बढ़िया। और मैंने एक चीज नोटिस की यहाँ पे, आप जितना ज्यादा कहते ना कि अगर आपको लिट्टी चोखा खाना है तो लिट्टी चोखा जो पटना जंक्शन के बाहर मिल रहा है, बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे मिल रहा है, उसका स्वाद कोई मैच नहीं कर सकता। आप होटल में जाओ, ये एक चीज है। वो दूसरा, आपने किसी से रास्ता पूछा तो गलत रास्ता बता दिया क्या? कि रुक नगरा बताते हैं, इधर पूछ रहा है इधर भेज देते हैं। गूगल मैप्स वो उसने गलत बताया, गूगल मैप ने गलत बताया। वही देखिए, बिहारी तो ऐसा है कि आप अगर पूछिएगा भैया ये स्कूल कहाँ है, तो आपके मोटरसाइकिल पर बैठ जाएगा, स्कूल तक छोड़ के आएगा। अगर आप कहिएगा कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है तो हेडमास्टर से लड़ लेगा कि ये आदमी हमसे पता पूछा था, इसका एडमिशन कीजिए आप, नहीं तो आपको देख लेंगे। बताइए, आप 1 महीना बिहार घूमे, आप हमारे समय के इब्ने बतूता हैं, तो अगर इब्ने बतूता ने बिहार घूमने में न छिनतई देखा, न चोरी देखा, न समाज में आपके प्रति, न भाषा के नाम पर कोई विवाद देखा, न आपसे पूछा कि खान पान तुमको हमारे हिसाब से करना होगा, तो कैसा राज्य चाहते हैं? दुख क्या है? दुख तो बिहारी को है कि नौकरी नहीं है, तो सरकार का बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, सुरक्षा दो, ये सरकार का बात है, ठीक है ना। अस्पताल बढ़िया से फंक्शनिंग में है कि नहीं, ये सरकार का बात है। स्कूल में अच्छी स्कूल खोलो, स्कूल में पढ़ाई ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये सरकार का बात है। सरकार के मोर्चे पर बिहार सरकार का आलोचना कीजिए, लेकिन सामान्य तौर पर लोग किसका आलोचना करते हैं? बिहारियों का। आप कह रहे हैं गाली बिहारी है,
मैं यही निवेदन करता हूँ कि जैसे इब्न बतूता गोस्वामी उर्फ सार्थक जैसे घूम के आए हैं बिहार, आप भी जाइए बिहार घूमने और कोई भी जो धारणा है वहाँ से घूम के आगे बनाइए। वैसे ये सब नौटंकी है कि हम बिहार जाना चाहते हैं, बिहार गए नहीं हैं, वो कोई युगांडा के बगल में नहीं है, देश के बीचों बीचों जगह है। कहीं भी देश में जाइएगा इधर से उधर तो बिहार होके जाइएगा। तो स्वागत कीजिए और एक गलत धारणा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और बिहारियों से निवेदन करता हूँ कि अपनी पहचान के प्रति आत्मगौरव लाइए, आत्मविश्वास लाइए। कैसे सार्थक की बात बोल रहे हैं कि इनके ज़माने में जो विद्यार्थी होते थे वो अपने को बिहारी बोलने से डरते हैं। ये सब कौन बच्चा है, ये सब किस गांव का बच्चा है जो हम लोग को इस तरह से इतना डिमोरलाइज कहीं ज़िंदगी होता है जी? इस तरह से डिमोरलाइज रह के तुम लोग बाहर में रहते हो। कॉन्फिडेंस में रहो सार्थक जी। थैंक यू सर। आपने जो मतलब मैं इतने खूबसूरती से बोल ही नहीं सकता था जैसे अभी मैं बोल दूंगा कि लेखक ने ऐसे बोला तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं, लेखक तो सामान्य बात होती है। मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करूंगा सर, एंड नॉट बटरिंग यू अप हियर ऑब्वियसली, कि आप में एक कला है जो जब मैं बोलूँ ना, जब कोई भी आपको बोले कि लेखक हैं आप और वो आपके व्यक्तित्व को और बेहतर बनाता है, तो सर प्लीज़ मतलब उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ऐसे नहीं बोल रहे हैं हम। मतलब मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे फेवरेट, जब मैं अपनी ही वीडियो देखता हूँ तो उस पूरी वीडियो का, चाहे कितनी भी हम लोगों ने मेहनत की हो, चाहे हम कितना भी गए हो, कैसे भी बात की हो, कैसा भी एडिट हुआ हो, मेरा फेवरेट पार्ट होता है वो बिहार है भैया हम बिहार हैं, जब वो गाना आता है। वो तो करना, देखिए अब हम लिख रहे हैं तो लिखना तो ये काम है हमारा और हम उसको बेहतर ढंग से करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग पत्रकार हैं, कलाकार हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, सीधा फार्मूला ये है, आप बेहतर कंटेंट तब निकाल पाएंगे जब आपकी रुचि हो दुनिया में, और कुछ भी नहीं है जादुई। रुचि होगी तो आप निकाल पाएंगे, इसलिए उस रुचि को बनाए रखिए। अनमने से काम नहीं कीजिएगा। दुनिया को ऑब्जर्व करना ये अनमने ढंग से नहीं हो सकता है, इसमें आपको डूबना होता है, बहुत ईमानदारी से उसमें रुचि रखनी होती है। हम अपने पात्र का, मेरा पात्र जब हत्या करता है ना, बहुत शिद्दत से चाकू मारते हैं, बहुत मन से कि क्रच निकालने तो अथड़ी बाहर आ जाए, और जिसको लगता है ना उतनी शिद्दत से मरता, गए खत्म, साला खत्म हो जाएंगे। मारने वक्त भी वही रहना चाहिए जो एक अपराधी के मन में है, और लगते वक्त भी ऐसे लगना चाहिए कि निधि कैसे मर गया, इससे बचा नहीं। दोनों अंदर आएगा तो जाके कुछ सही रियलिटी निकल पाएगा। आपने बीच में थोड़ा सा सुनाया था कुछ एक अपने मन का, कोई आप अगर कोई गाना ठीक है, रेडी? देखिए कैसे आज da 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 da। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। देश बना है जिस मिट्टी से उसकी हिस्सेदारी हूँ, देश बना है जिस मिट्टी से उसकी हिस्सेदारी हूँ। बुद्ध महावीर चंद्रगुप्त के गौरव का अधिकारी हूँ। हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ। ला 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 ला, इसी तरह रखिएगा, इसी तरह। थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो, धान गेहूँ सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। चलिए सर, थैंक यू, आभार आपका, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बात की। इट्स अ प्लेजर सर, धन्यवाद।